नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज हम दो प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धान की। मित्रों, धान यानी चावल पूरी दुनिया में आधी आबादी का प्रमुख भोजन माना जाता है और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में किसान भाई बड़े पैमाने पर धान की फसल का उत्पादन लेते हैं। मित्रों, इन दिनों धान की फसल जिस अवस्था में है उस पर कीटों के प्रकोप होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में वक्त रहते हमें कीटों की रोकथाम के प्रबंध करने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वक्त निकल गया तो फिर कितने ही कीटनाशक का किसान भाई इस्तेमाल करें, उससे धान की फसल को बचाना मुश्किल हो जाता है और आखिरकार किसान भाई को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कीटों के प्रकोप से धान की फसल को कैसे बचाएं। इसके अलावा बात होगी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में आपको समझाएंगे कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है, ये अच्छी फसल और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे अमल में लाना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं धान की फसल को लेकर और आपको बताते हैं विस्तार से कि आप महंगी खाद, महंगे बीज का इस्तेमाल धान की फसल के लिए करते हैं, लेकिन अगर सही समय पर आप कीटों के प्रकोप से फसल को नहीं बचाएंगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा। और कैसे कीटों की रोकथाम करनी है, इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं प्रदीप कुमार द्विवेदी जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और रायसेन कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं वैज्ञानिक पौध संरक्षण श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। चूँकि वर्तमान समय में हम आज को आप बताने जा रहे हैं कि धान की फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं और कौन कौन से कीट आ रहे हैं जिसका हम नियंत्रण करके अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम पहले प्रमुखता से हम ध्यान दे रहे हैं कि इस समय जो वर्तमान में जो मौसम चल रहा है, हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान और ह्यूमिडिटी ज़्यादा चल रही है, जिससे प्रमुख रूप से धान की फसल में एक तो शीत ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। प्रायः शीत ब्लाइट का प्रकोप तब देखने को मिलता है जब हम खेत में देखते हैं कि लगातार निरंतर पानी भरा रहता है और पत्तियां जहां से तने के पास जुड़ी रहती है, शीत के पास पे, वहां पे काले काले धब्बे पड़ के फसल सड़ना शुरू हो जाती है और पत्तियां गहरे लाल रंग की हो जाती हैं और पत्तियां सूख जाती हैं। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए हमको ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे तने के पास में काले काले धब्बे रहते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए हम प्रोपिकोनाजोल 25 सीसी 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, अथवा हेक्साकोनाजोल 5% EC के आता है, उसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर के पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम शीत ब्लाइट रोग पर नियंत्रण काबू पा सकते हैं। दूसरी समस्या जो वर्तमान में देखने को मिल रही है कि नेक ब्लास्ट जो गर्दन तोड़ जो हम जानते हैं, गर्दन तोड़ क्या है, 3 अवस्थाओं पे आता है। जब पत्ती अवस्था पे आता है तो उस पे पत्ती पे लंबे लंबे तकवानुमा धब्बे, लंबे लंबे आँख के आकार के और बीच में चमकीला धब्बा पड़ता है, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं कि पत्ती धब्बा रोग या हम नेक ब्लास्ट के नाम से या लीफ स्पॉट के नाम से उसको हम पहचान सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब ये कभी गांठ पर लगता है, उसको हम नोड ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। गांठ के पास में जहाँ पे बाली जुड़ी रहती है वहीं पे इसका भूरा भूरा धब्बा पड़ के और बाली पूरी तरीके से सूख जाती है, इसको हम पहचान सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जब देखते हैं बाली का जो सिरा रहता है, जहाँ से बाली जुड़ती है, वहाँ पे गोल गोल एक भूरा धब्बा पड़ता है, जिसे हम नेक ब्लास्ट या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। तीनों समस्याएं ये बहुत प्रमुख बीमारी है जिसको हमें खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी पत्ती अवस्था पे आता है तो इसके लिए हमको जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन 25 सीसी, इसको हम 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी पे हम काबू पा सकते हैं। इसके साथ साथ में दूसरी हमारी जैसे टेबिकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन एक दवा आती है, जिसको हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर सफलता पा सकते हैं। इसके साथ साथ टेबिकोनाजोल प्लस एक एजॉक्सिस्ट्रोबिन करके एक दवा आती है, इसको भी हम 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो हम नेक ब्लास्ट पे नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक आइसोप्रोथिलीन 40 EC की दवा आती है, जिसको हम 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो नेक ब्लास्ट पे हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ कि कुछ क्षेत्रों में रायसेन जिले में हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या देखने को मिली। दोनों सिराएं पत्तियों के सूखते हुए नीचे की तरफ आते हैं, उस पर भूरा भूरा धब्बा, वाटर सोंकिंग स्पॉट, जैसे पत्तियों को उबाल दिया जाता है, इस तरीके से धब्बे देखने को मिलेंगे। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए उस समय नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को आपको 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है।
और इसके साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, ये उसको 70% WP का आता है, उसको भी हम 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। निश्चित रूप से बैक्टीरियल ब्लाइट पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में एक समस्या और देखने को मिल रही है जिसको हम स्टेम राट कहते हैं। स्टेम राट में क्या होता है कि पौधा पूरी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ पौधे सूख रहे हैं, गोल गोल घेरे में सूखते हुए दिखाई देते हैं। नीचे से हम देखते हैं जब जहाँ से भूमि की सतह पे हम पौधे को हाथ से पकड़ते हैं तो पूरा का पूरा पौधा सूखा हुआ उखड़ के मेरे हाथ में आ जाता है। वहाँ हम देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद स्क्लेरेशियम फंगस वहाँ पे दिखाई देता है और पूरी तरीके से फसल सूख के नष्ट हो रही है, सूख रही है। उसके लिए हम थायोरोफिनेट मिथाइल 70% WP की आती है, 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्टेम राट पर रोग पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। साथ साथ हम इसमें देखते हैं कुछ हमारे प्रमुख कीट भी हमारी धान की फसल में लगते हैं। तो जैसे कि हमारे इसमें 2 प्रमुख कीट हैं। सबसे पहला स्टेम बोरर लगता है इसमें, तना छेदक जिसको हम कहते हैं। तना छेदक सिर्फ धान की फसल में इसका प्रकोप होता है। तो तना छेदक के लिए हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम पौधा हमारा शुरुआती अवस्था पे रहता है या नर्सरी अवस्था पे गभोट से पहले रहता है, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हमारा पौधा पूरी तरीके से सूखता है। तो उसके तने में, जिसको हम डेड हार्ट कहते हैं, डेड हार्ट नाम बीमारी देते हैं, पौधा पूरी तरीके से सूखना लगता है। तो उसके लिए हम जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड या हम फ्लूवेंडामाइड एक दवा आती है फेम नाम से, उसको 39.3580 की रहती है, उसको हम 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे। या डेल्टा मेथ्रिन 11 की आती है, उसको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग पे, इस कीड़े पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। हम जब दूसरी अवस्था आती है तो पूरी तरीके से सफ़ेद बाली दिखने लगती है। इस तरीके से हमारी सफ़ेद बाली देखने को मिलेगी। नीचे से हम देखते हैं पूरी तरीके से बाली सफ़ेद हो जाती है और बाली नीचे से ऊपर तक बड़ी आसानी से निकल आती है। और हम यहाँ पर देखते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे इसका लार्वा देखने को मिलता है जो तने को काट देता है यहाँ से, और पौधा पूरी तरीके से इसमें दाने नहीं बनते हैं, बालियाँ सूख जाती हैं। इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में कहीं कहीं पे BPH ब्राउन प्लांट हॉपर या GLH ग्रीन लीफ हॉपर या व्हाइट बैकेट प्लांट हॉपर, इस तरीके की हॉपर की समस्या देखने को मिल रही है जो गोल गोल घेरे में इस तरीके से पैच बना के सूखते फसल बैठ जाती है। तो तने के पास यहाँ पे भूरे भूरे जो है इसके निम्फ चिपके हुए होते हैं जो हनी ड्यू सेक्रेट करते हैं, चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मीठा स्राव रहता है जिसमें फंगस लग जाती है और फंगस इस पौधे को पूरी तरीके से सड़ा देती है और फसल 2-3 दिन के अंतराल पे पूरी तरीके से सूख के खराब होने लगती है। तो जब भी कभी BPH का प्रकोप देखने को मिले तो इसके सबसे नियंत्रण करने की अच्छी सुविधा रहती है कि खेत में पानी को भरते रहना है और खेत से पानी को निरंतर निकालते रहना है। वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम करना है, खेत को सुखाना है, खेत में पानी भरना है और उस समय नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल बहुत संतुलित मात्रा में करना है और या तो नहीं करना है। और इस कीट के नियंत्रण के लिए ब्यूप्रोफेंजिन 25 ऐसी दवा आती है, उसको हम 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे। या डायनेटोफ्यूरान 20 SG की एक दवा आती है जिसको हम 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे। या पाइमेट्रोजाइन जो 50% WP की एक दवा आती है, उसको हमें 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे। इसके साथ साथ अन्य भी दवाएं हैं जैसे थायोमेथाक्जाम 25 WG 50 ग्राम प्रति एकड़ या इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL 100 ml प्रति एकड़ या इमिडाक्लोरपिड 30.5 EC की एक दवा आती 5 SC की दवा आती है जिसको हमें 35 से 40 ml प्रति एकड़। इमिडाक्लोरपिड 70 WG की एक दवा आती है जिसको हमें 35 से 40 या 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम भूरा माहू पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। उसके साथ साथ एक इसमें कुछ समय में देखते हैं कि पत्तियां हमारी जो है पत्तियां आपस में, एक पत्ती लपेटक कीट होता है जो पत्तियों को आपस में मोड़ लेता है। इस तरीके से पत्तियां लपटी हुई दिखाई देती है, आपस में मुड़ी हुई दिखाई देती है। उसके अंदर हम देखते हैं कि उसका लार्वा लीफ फोल्डर का लार्वा रहता है जो पत्तियों को खुरच के खाता है और जब पत्तियों से हरापन ख़त्म हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाने की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिसके नियंत्रण के लिए हमको डेल्टा मेथ्रिन 11 EC 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अथवा हमको
फ्लूवेंडामाइड जो फेम दवा आती है 39.3580 की, उसको हमको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है। तो निश्चित रूप से धान में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं या प्रमुख रोग हैं उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। साथ साथ इसमें एक समस्या और देखने को मिलती है कभी भूरा धब्बा रोग। इसमें जो लंबे लंबे आकार के भूरे धब्बे कभी कभी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, वो हमको ब्राउन लीफ स्पॉट धब्बा नाम की बीमारी जिसको हम जानते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए हमको भूरा धब्बा नाम उसको कार्बेंडाजिम 50% WP की दवा आती है, उसको हम घोल बना करके छिड़काव करेंगे। 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। इसके साथ साथ में कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि इसमें ग्रेन डिस्कलरेशन, दाने का कुरूपपन आता है। इसमें दाने पे कहीं कहीं काले काले धब्बे पड़े दिखाई देते हैं, इसमें दाने का रंग कुरूप हो जाता है, जिसको हम ग्रेन डिस्कलर, कई तरीके की फंगस इसमें जैसे पायरिक्लोरिया ओराइजी है, जेंथोमोनास है, इस तरीके की 2-3 जो फंगस इसमें अटैक करते हैं, जिससे दाने का कुरूपपन, जिससे भाव उसका ख़राब हो जाता है। उसके लिए हमको क्या करना, कार्बेंडाजिम 50% WP 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मैंकोजेब 75% WP जो अलग अलग आते हैं उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे। निश्चित रूप से इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ इसके हम जो हमारे यहाँ से धान की फसल में जो लगने वाले प्रमुख रोग हैं या प्रमुख कीट हैं, जो हमारे द्वारा दवाइयाँ बताई गई, इसका निश्चित रूप से अगर किसान भाई उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और धान की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों को प्रबंधन कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और चलिए किसान भाइयों, अब बात समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की। मित्रों, लगातार रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद के इस्तेमाल से हमारे खेतों की जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्व कम होते जाते हैं और देर सवेर इसका नुकसान हमें कम उत्पादन के तौर पर उठाना पड़ता है। साथ ही साथ पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में मित्रों, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जैविक उर्वरक, जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो उसमें बने रहें। ये कैसे किया जाता है, यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे होता है और इसे अमल में कैसे लाना है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रंजीत कुमार राघव जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा रायसेन में पदस्थ हैं और आप मृदा वैज्ञानिक हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत सिंह राघव, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन नक्तरा। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में और उसको हम किस प्रकार उसका समावेशित करें अपनी खेती किसानी में, ताकि अधिक से अधिक हमारे किसानों को लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि आखिर समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन होता क्या है। तो किसान भाइयों, जैसा कि समन्वित शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें और उसको तोड़ें तो समन्वित का अर्थ है कि हम एक मिला जुला प्रयास, अर्थात हम कह सकते हैं कि समन्वित पोषक तत्व एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध स्रोतों से इस प्रकार उपलब्ध कराएं ताकि अधिक से अधिक उपज और फसल उपज प्राप्त हो और साथ ही साथ मृदा का स्वास्थ्य भी लंबे समय तक बरकरार रहे और हम अच्छी एक खेती कर सकें।
इसके तहत हम बहुत सारे घटकों पे कार्य करते हैं। उन घटकों में जैसे हम जैविक खेती में जैविक खाद है, जैविक उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरकों का, इन सब का एक मिला जुला प्रयास, ताकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। साथ ही साथ हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बरकरार रहे और उसमें समस्याएं पैदा ना हों। सामान्य रूप से आप देख रहे होंगे कि हम रासायनिक खेती की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हम रासायनिक में 1 या 2 खादों का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो DAP हो, चाहे वो यूरिया हो। हम 2 ही खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अधिक खादों की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें पहले परंपरागत रूप से मिली हुई थी, जिसमें हमारे गोबर की खाद या बाकी चीज़ें सम्मिलित थी। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ हम 2-3 खादों पे ही सीमित रह गए, जिसकी वजह से उत्पादकता तो कुछ समय के लिए बढ़ी, लेकिन अब स्थिर और कम होती लगातार दिनों दिन जा रही है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें चाहिए कि आज समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करें, जिसमें हमें सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि इसके अंतर्गत हमें जैविक खाद का अर्थ है कि जैसे हम वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ की खाद जिसको हम बोल सकते हैं, या हमारा फार्म का जो खेती किसानी से निकला हुआ कूड़ा करकट है उसको हम डिकम्पोज करें, गोबर की खाद है या नाडेफ है, इस तरह की खादों का हम अपनी खेती किसानी में सम्मिलित करेंगे, ताकि जीवाश्म कार्बन हमारी खेत में बढ़े। और जीवाश्म कार्बन अगर हमारे खेतों में बढ़ेगा तो निश्चित ही हमारी ज़मीन की भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये तीनों तरह की जो संरचनाएं हैं और जो सुधार हैं वो अच्छे होंगे। और इन सुधारों के तात्पर्य से हम भी कह सकते हैं कि हमारे खेत में अच्छी मिट्टी होगी और अच्छा उत्पादन बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। सामान्य रूप से भी देखा जाता है कि हम जो बोनी बक्खर करते हैं तो उसमें बहुत एक सीमित गहराई तक हमारी बक्खर बोनी होती है। तो उसमें जब हकाई जुताई एक सीमित एक गहराई पर होती है तो हमारे भूमि के अंदर वायु संचार, जल संचार और समस्याएं जो हमारी खेती किसानी में आ जा रही हैं, क्योंकि वो संचार विधिवत नहीं होता है, उन सब को अच्छा करने के लिए एक ही एकमात्र साधन है, वो है जीवाश्म कार्बन। इसको हमें देना है, चाहे वो हम किसी दूसरे स्रोतों से भी दे सकते हैं, FYM या गोबर की खाद या इन स्रोतों के साथ साथ। तो इस तरह हमें अपने खेत में इसको सम्मिलित करना है। दूसरा आता है कि जैविक उर्वरक, चूँकि लगातार नरवाई में आग लग रही है, जो अच्छे जीवाणु हैं, अच्छे जीव हैं, वो उनकी लगातार संख्या हमारे खेतों में से अच्छी नहीं है और वो कम हो रही है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि वो किसान भाई अपने खेतों में जैविक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि रासायनिक खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक खाद जब खेत में पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसमें एक प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग वो सूक्ष्म जीवाणु ही करते हैं। उन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जब कम होगी तो जो उपलब्ध हमारे उर्वरक हैं जो पौधे को नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हमारे खेतों में पोषक तत्व प्रबंधन की समस्या आएगी, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों या दूसरे पोषक तत्वों की कहीं कहीं कमी के लक्षण भी हमें दिखेंगे। तो इसीलिए चाहिए कि हमें सूक्ष्म जीवाणु भी उपयोग करना है। ये हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम बीज उपचारित कर सकते हैं, कहीं अगर रोपा लगाते हैं, जैसे सब्जियों का रोपा तैयार करते हैं और उसको हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें रोपे में भी हम इसका बीज उपचार या पौधरोपण भी इसका करते समय उसको हम उपचारित कर लेंगे। तो सूक्ष्म जीवाणु में जैसे चने में हम बात करें तो राइजोबियम कल्चर है, PSB फास्फोसोलर बैक्टीरिया है, पोटाश सोलर बैक्टीरिया है, जिंक सोलर बैक्टीरिया है, इस तरह के तमाम सूक्ष्म जीवाणु अब आने लगे हैं। उन सूक्ष्म जीवाणुओं से क्या रहेगा कि हमारे जब हम जो DAP खाद दे रहे हैं या फिर हम जो यूरिया दे रहे हैं या दूसरे रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं और हमारे वायुमंडल में स्वतः ही जो नाइट्रोजन है वो उपलब्ध है, लेकिन उसको पौधा कैसे उपयोग करे, ज़मीन में कैसे भंडारण हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या अपने खेतों में बढ़ाना है। तो उसको हम कल्चर के माध्यम से, जो आपने देखा होगा काला काला पाउडर फॉर्म में बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको हम राइजोबियम कल्चर या जीवाणु कल्चर कहते हैं, तो इस तरह के कल्चर आने लगे हैं। तो एक तो पाउडर फॉर्म में आता है कल्चर, एक आता है लिक्विड फॉर्म में। तो चूंकि अब नई तकनीकी है और नई तकनीकी के आधार पर जब वैज्ञानिकों ने सुधार किए, संशोधन किए, तो उसमें तरल जैविक उर्वरक भी आने लगे हैं बाज़ार में। तो चाहे वो आप इफ्को का लें, क्रिप्को का लें, NFL लिखें, या फिर आप विश्वविद्यालय किसी विश्वविद्यालय से आप संपर्क करें, वहाँ से लें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या IRI से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको भी प्राप्त करें और इस तरह प्राप्त करके आप इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा, जो तरल जीवाणु हैं, इनकी मात्रा थोड़ी सी कम लगती है। अगर अच्छी अवस्था में उसमें 1 ml में अगर ज़्यादा मात्रा में वो संख्या में है तो उसको आप 250 ml प्रति एकड़ के हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका रिकमेंडेशन, उसको आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह हम उसका बीज उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो विधि है, मैंने पहला विधि बताया आपको कि आपको बीज उपचार कर सकते हैं, दूसरी विधि आप रोपण भी कर सकते हैं और तीसरी विधि है कि सीधा खेत में आप दे सकते हैं। तो सीधा खेत में कैसे देना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 किलो या
200 किलो आपके पास FYM है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद में आप इन कल्चरों को मिला लीजिए और अंतिम बखन्नी पे या फिर पानी पे आप शुरुआती अवस्था में खेत की समय, जुताई के समय, तैयारी के समय इसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद जो सूच स्वतः ही जमीन के अंदर चले जाएंगे, उनका संरक्षण हो जाएगा और वो अपनी संख्या को स्वतः ही जमीन के अंदर बढ़ाएंगे और फसलों के साथ सम्मिलित होकर और फसल के उत्पादन में कारगर सिद्ध होंगे। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी तमाम नई जानकारियों के साथ। और चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। सरसों की नई किस्म अधिक लाभदायक, औषधीय वृक्ष पारिजात को लगाने का सही समय, किनोवा अनाज कोरोना से लड़ने में सक्षम, उत्तम हरा चारा एजोला और पशुओं में गिल्टी रोग ऐसे करे बचाव। और अब खबरें विस्तार से। सीजन में बोई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अन्य फसलों की तुलना में सरसों की खेती में कम सिंचाई और कम लागत लाभ अधिक मिलता है। सरसों की नई और उन्नतशील किस्म पूसा 00 सरसों 31 से दोगुनी पैदावार ली जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से अन्य सरसों की अपेक्षा अधिक बेहतर किस्म पूसा 00 सरसों 31 की बुआई के लिए सबसे पहले एक बार सामान्य जुताई करना चाहिए। इसके बाद 2 जुताई हैरो से 1 जुताई रोटिवेटर से करना चाहिए। इस किस्म की अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटाश 20 किलो के अतिरिक्त 14 से 16 किलो सल्फर भी डालना चाहिए। इसके लिए प्रति एकड़ 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं बुआई से पहले बीजों को अनुशंसित दवाई बीजोपचार कर लेना चाहिए। इसकी बुआई अक्टूबर माह के अंत तक कर देनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बीज को मिट्टी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। अन्य फसलों की इसकी भी समय समय पर निराई गुड़ाई करना चाहिए। वहीं इसमें 2 से 3 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। सरसों की यह किस्म 140 दिनों में पक जाती है। उपज की बात करें तो प्रति एकड़ 5 से 10 क्विंटल तक ली जा सकती है। औषधीय वृक्ष पारिजात को लगाने का सही समय। हमारे देश आयुर्वेद का इतिहास बहुत ही पुराना है। आयुर्वेद से इलाज करने के प्रति आज भी उतना ही विश्वास रखा जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ औषधीय वृक्षों को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसा ही औषधीय वृक्ष है पारिजात वृक्ष। प्राजक्ता, शिवली और हर श्रृंगार के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर खुशबूदार होते हैं। यह वृक्ष सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगा सकते हैं। इस वृक्ष पर साल में एक ही बार फूल खिलते हैं। ये फूल सर्दियों के मौसम की शुरुआत में आते हैं। फूल सूखने के बाद भी इनकी महक बरकरार रहती है। इसके फूल का उपयोग साज सज्जा से लेकर गजरे बनाने, पूजा पाठ, औषधीय तेल और आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करने में किया जाता है। तो वहीं पारिजात के फूलों से हर्बल तेल की भारी मांग रहती है, क्योंकि इसके फूलों से तैयार तेल में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसके तेल का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बॉडी सीरम आदि में किया जाता है। इससे लगाने से त्वचा पर किसी भी तरह के बैक्टीरिया और फंगस से जल्दी छुटकारा मिलता है। तो किसान भाइयों, पारिजात का औषधीय वृक्ष रोपण करने का सही समय आ गया है। ऐसे में यदि आप पारिजात का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी पारिजात के वृक्ष का रोपण कर लीजिए। किनोवा अनाज कोरोना से लड़ने में सक्षम। पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक इसकी वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई है, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर कोरोना से बचाव के लिए शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर रखने की सलाह दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना से बचाव में एंटीऑक्सीडेंट महत्वपूर्ण होता है। यदि शरीर विटामिन, कैल्शियम और जिंक की पर्याप्त मात्रा हो तो एंटीऑक्सीडेंट शरीर को मजबूती प्रदान करता है। किनोवा अनाज में से ये सारे गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने में किनोवा अनाज लाभदायक साबित हो रहा है और यही वजह है कि इस समय किनोवा अनाज 150 से 200 रुपए किलो प्रति रुपए बिक रहा है। इसकी कीमत अधिक मांग के साथ और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में इसकी खेती करने की ललक बढ़ी है। किनोवा की खेती धार जिले में सबसे अधिक की जा रही है। जहां पहले धार जिले में इसका रकबा 10 हेक्टेयर था, वहीं अब 90 हेक्टेयर के आसपास हो गया है।
क्षेत्र में किनोवा की कुछ नई किस्में भी लगाई जा रही हैं, जिसका अच्छा नतीजा मिला है। इससे लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। इसके लाभ को देखते हुए धीरे धीरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी किनोवा की खेती के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा है। पावर टिलर किसानों का सच्चा साथी। छोटा पावर टिलर किसानों के लिए बेहद सस्ता और उपयोगी यंत्र है। पावर टिलर खेतीबाड़ी की एक ऐसी मशीन है जिससे खेत की जुताई से लेकर सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। छोटी जोत वाले किसानों के लिए पावर टिलर बेहद ही उपयोगी है। इस मशीन से खरपतवार का निपटान, सिंचाई, फसल की कटाई, मडाई, ढुलाई का काम किया जाता है। इसके अलावा इस मशीन का बुआई और उसके बाद भी कामों में भी खासा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से खेतीबाड़ी के अनेक काम आसानी से किए जा सकते हैं। इस तरह के कामों के लिए पहले कई मजदूर खेत में लगाने पड़ते थे, लेकिन पावर टिलर के प्रयोग से कम लागत और कम समय में सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। पानी का पंप, थ्रेशर, रीपर, बैल प्रकार, इंटर कल्टीवेटर, बीज ड्रिल, ये सभी मशीनें इस टिलर के साथ जुड़ सकती हैं। पावर टिलर को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो वहीं वाजिब कीमत वाले इस यंत्र की विशेष रखरखाव में भी नहीं करना पड़ता है। उत्तम हरा चारा एजोला। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य का असर उसके दूध की मात्रा पर पड़ता है। ऐसे में पशुओं का दिया जाने वाला चारा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही एक चारा है एजोला। इसे किसान खुद उगाकर दोहरा लाभ उठा सकते हैं। एजोला जहां पशुओं की सेहत के लाभदायक होता है, तो वहीं से इसे सुखाकर खेतों में प्रयोग करने से मिट्टी में जीवांश की भी मात्रा बढ़ जाती है। ये एक तरह का फोन होता है जो पानी में तैरता रहता है। विकसित होकर ये मोटी हरी चटाई की तरह दिखने लगता है। आसपास जलाशय न होने पर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें भी एजोला उगाई जा सकती है। इसके साथ स्थान पर आवश्यकता नहीं होती है। इसमें खर्च भी बिल्कुल नहीं आता है। एजोला का चारा पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होती है। साथ ही वसा की मात्रा भी 15% तक बढ़ जाती है। पशुओं में गिल्टी रोग ऐसे करें बचाव। ज्यादातर गाय, भैंस, बकरी और घोड़ों में होने वाले रोग गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स जिसे जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। गिल्टी रोग का जीवाणु बहुत तेजी से फैलता है और यह लंबे समय तक जीवित रहता है। इस रोग से ग्रस्त पशु के लार, मल, दुग्ध व स्त्राव में मौजूद जीवाणु का संक्रमण दूसरे पशुओं में चला जाता है। अगर पशुपालक पहले से ही कुछ बातों को ध्यान रखें तो काफी हद तक पशुओं को बचाया जा सकता है। यह बीमारी चूंकि एक बैक्टीरिया से फैलती है, इससे पीड़ित पशु सुस्त हो जाता है। बीमार पशु को तेज बुखार हो जाता है, पेट काफी फूल जाता है, नाक और मल द्वार से खून बहने लगता है। पशुओं में इस तरह के कुछ खास लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उपचार कराना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को रोग निरोधक टीका जरूर लगवाना चाहिए। टीका लगाने से पशु को 1 वर्ष तक यह रोग नहीं होता है। अगर पास के गांव में कोई पशु को यह रोग हुआ है तो पशुपालक आवागमन बंद कर दें। अगर इस बीमारी से ग्रस्त पशु की मौत हो जाए तो बिना पोस्टमार्टम किए 5-6 फीट गहराई में चूने के साथ दफन कर देना चाहिए। लक्षण दिखने पर पास के पशु चिकित्सक को संपर्क करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।